जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग हमारे देव के देव महादेव यानी कि केदारनाथ धाम यात्रा की हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं इस वर्ष 2023 में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको हर एक छोटी और बड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि आपको केदारनाथ कैसे पहुंचना है, वहां हमको रुकने की क्या बंदोबस्त है, हमको सोनप्रयाग तक कैसे साधन मिलेंगे पहुंचने के लिए, होटल की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ यात्रा को करने के लिए कुल खर्चा कितना लगेगा, कौन सा बेस्ट टाइम होता है वहां जाने के लिए, साथ ही साथ कपाट कब खुलते हैं और कपाट कब बंद होते हैं, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं, जिससे आपको इस केदारनाथ धाम यात्रा की यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आपको केदारनाथ यात्रा कैसे पहुंचनी है। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए आपका जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है यहाँ का हरिद्वार रेलवे स्टेशन, या फिर चाहे तो आप ऋषिकेश भी पहुंच सकते हैं। वही अगर आपका ऑप्शन दूसरा है, यानी कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो फिर आप आ सकते हैं उत्तराखंड के कैपिटल यानी कि देहरादून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी आप आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं या फिर हम देहरादून पहुंच चुके हैं। अब हमको यहाँ से केदारनाथ के लिए कैसे जाना पड़ेगा। तो जो हरिद्वार से हमको जो पहला पड़ाव हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा फाटा या फिर सोनप्रयाग। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि हरिद्वार से सोनप्रयाग की ये जो बाई रोड डिस्टेंस रहेगी ये कितनी रहेगी। तो दोस्तों, ये आपका लगभग 220 किलोमीटर पड़ता है सोनप्रयाग, और फाटा की बात की जाए तो लगभग 200 किलोमीटर पड़ता है फाटा। फाटा पहले पड़ेगा और उसके 16 से 17 किलोमीटर के बाद आपका पड़ता है सोनप्रयाग। लेकिन होटल्स कभी कभार अवेलेबल नहीं हो पाती, तो इसलिए सोनप्रयाग के बजाय हम फाटा में भी स्टे ले लेते हैं। और अगर सीजन टाइम में जा रहे हैं आप, यानी कि मई और जून के महीने में जा रहे हैं, तो फाटा में भी होटल ऑप्शन नहीं मिलता, तो फिर हम गुप्तकाशी में अपना स्टे लेते हैं। खैर, हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जो हम बात कर रहे थे कि हमको हरिद्वार से सोनप्रयाग या फाटा हमको कैसे पहुंचना है। दोस्तों, हरिद्वार से सोनप्रयाग या फाटा पहुंचने के लिए आपके पास टोटल 2 मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाई बस, जो कि वहां पे प्राइवेट बसेस चलती है। गवर्नमेंट की बसेस तो ना के बराबर है। अगर मैं प्राइवेट बस की बात करूं तो दोस्तों, एक व्यक्ति का अगर बस की बात की जाए तो मान के चलिए कि 1000 से 1200 रुपए आपका पड़ेगा और आप सोनप्रयाग के बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, वो है आपका प्राइवेट टैक्सी। दोस्तों, प्राइवेट टैक्सी वाले आपका 6000 रुपए लेते हैं, यानी कि अगर छोटी गाड़ी है तो 4000, अगर इनोवा गाड़ी आप लेते हैं या सुमो बुलेरो लेते हैं तो आपका 6000 रुपए शुल्क लगेगा, और वो आपको सोनप्रयाग आपको ड्रॉप कर देंगे, या फिर अगर आपका होटल फाटा में है तो वहां आपको वो ड्रॉप कर देंगे। तो दोस्तों, आपको पहला दिन जो सफर है ये 8 घंटे की यात्रा में ही निकल जाता है। इस बीच में दोस्तों आपको ऑन द वे साइट सीइंग में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जिनमें से सबसे पहले आता है आपका देवप्रयाग का नदियों का संगम। वहां से ही हमारी गंगा नदी बनती है, तो वो संगम भी देख सकते हैं। साथ ही साथ रुद्रप्रयाग का भी संगम देख सकते हैं। और इसके बाद आपको एक और साइट सीइंग मिलेगा, जो कि आपका धारी देवी का मंदिर, जो कि गंगा नदी के बीचों बीच में ये मंदिर है। तो यहां भी जाके आप धारी देवी के दर्शन कर सकते हैं। ये सब देखते हुए और लंच करते हुए आप पहुंचते हैं अपने सोनप्रयाग या फाटा, जहां पे भी आपका होटल एकोमोडेशन है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि होटल एकोमोडेशन हमको कैसे मिलेंगे और क्या रेंज के मिलेंगे। तो दोस्तों, एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में कहीं भी आपको डिलक्स होटल ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी आपको मिलेगा वो नॉर्मल बेसिक होटल, स्टैंडर्ड होटल्स ही देखने को मिलेंगे, जिसका कॉस्ट दोस्तों, अगर मैं खाने के साथ बात करूं, यदि अगर आप ब्रेकफास्ट एंड डिनर ऐड करके आप लेते हैं, तो होटल एकोमोडेशन की अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली आपका पर पर्सन 1000 से 1200 रुपए पड़ेगा, और आप अपना स्टे वहां बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सोनप्रयाग या फाटा में आपको स्टे देखने को मिल जाएगी। ये रहा आपका डे नंबर 1। तो दोस्तों, बात की जाए अगर डे नंबर 2 की, तो दोस्तों हमारा पद यात्रा शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सोनप्रयाग से दोस्तों आपको मिलती है शेयरिंग जीप, जो कि आपको लेके जाएगी गौरीकुंड। और दोस्तों, ये सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड का डिस्टेंस है ये आपका टोटल 5 किलोमीटर की पड़ जाती है। और ये 5 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए आपको उत्तराखंड के शेयरिंग गवर्नमेंट की टैक्सी लेनी पड़ती है, तभी आप गौरीकुंड जा पाओगे। प्राइवेट व्हीकल्स का वहां पे आवागमन इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि रास्ते बहुत ज्यादा सकरे हैं, इसलिए वहां पे गवर्नमेंट की टैक्सी चलती है, एक साइड से जाती है और दूसरी साइड से वापस आती है। जो शेयरिंग टैक्सी वाले आपका किराया लेंगे दोस्तों, वो 50 से 60 रुपए एक व्यक्ति का लेते हैं और 8 से 10 आदमी बैठाते हैं सुमो बुलेरो में। इसके लिए आपको दोस्तों 10 से 15 मिनट लगेंगे 5 किलोमीटर की यात्रा तय करने में, और आप पहुंचते हैं फाइनली गौरीकुंड। और ये रहा यहाँ का गौरीकुंड का पद यात्रा का पड़ाव। यहीं से हमारा पद यात्रा शुरू होता है हमारे श्री 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ जी का। तो दोस्तों, इस केदारनाथ यात्रा की ट्रैकिंग आपको मान के चलिए गौरीकुंड से लगभग 19 से 20 किलोमीटर की पड़ जाती है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप सोनप्रयाग से अर्ली मॉर्निंग, कहने का मतलब यह है कि 4 बजे 5 बजे अगर आप निकलते हैं तो आपका बहुत ही सही और उचित समय रहेगा, क्योंकि आपको गौरीकुंड से जो ट्रैक करके केदारनाथ जाओगे तो आप अगर बैचलर्स हैं तो मान के चलिए कि 10 घंटा आपको मिनिमम ट्रैक करने में लगेगा। वही अगर आप थोड़े सीनियर हैं तो मान के चलिए 11 से 12 घंटा भी लग जाएगा। तो दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप 7 बजे ट्रैक करना शुरू करते हैं अर्ली मॉर्निंग गौरीकुंड से, तो आप मान के चलिए कि शाम को 5 बजे 6 बजे तक आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये था पहला पड़ाव कि जो हम 11 नंबर से अपनी यात्रा करेंगे। दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास, यदि आप चलने में असमर्थ हैं तब आपके पास यहाँ पे 2 विकल्प आते हैं। पहले विकल्प की अगर बात की जाए दोस्तों तो वो होता है यहाँ पे आप घोड़े खच्चर से जा सकते हैं। घोड़े खच्चर का जो किराया होता है दोस्तों वो एक वे का, यानी कि सिर्फ जाने जाने का मान के चलिए आपका 2500 से 3000 रुपए लेंगे। वही अगर आप रिटर्न आप आते हैं तो रिटर्न आने का दोस्तों वो 2000 से 2200 रुपए चार्ज करते हैं। तो ये था घोड़े का ऑप्शन। और इसी के साथ ही साथ अगर आप घोड़े नहीं लेना चाहते, अवॉइड करना चाहते हैं, पशु पे बैठने में आपको डर लगता है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास वहां पे पालकी का और पिट्ठू का। पालकी और पिट्ठू वाले दोस्तों आपके बॉडी के वजन के हिसाब से आपका वो शुल्क लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि यदि आपका वेट लगभग 70 से 80 किलो के बीच में है तो फिर आपका सिर्फ जाने जाने का चार्ज पिट्ठू वाले या पालकी वाले दोस्तों आपका लेंगे 8 से 9000 रुपए। वही अगर आप उसके नीचे हैं तो उतना ही आपका रेट कम होता जाएगा। कुल मिलाकर ये वजन पर निर्भर करता है कि आपका वजन कितना है। चलिए दोस्तों, और वही दूसरे ऑप्शन की बात की जाए, बड़े ऑप्शन की, तो वो है आपका हेलीकॉप्टर का। अब यहाँ पे मुख्य बात निकल के आती है कि हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा मगजमारी होता है टिकट बुकिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे टिकट मिलती नहीं है। ये यहाँ पे ओपन होते साथ ही सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हेलीकॉप्टर 3 जगह से सर्विस देता है। एक सर्विस होता है दोस्तों आपका सिरसी से, जो कि सोनप्रयाग से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के हल्का पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ता है, वो सिरसी हेलीपैड वहां से जाती है। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों आपके पास फाटा का। फाटा में भी हेलीपैड है, वहां से हेलीकॉप्टर चलती है। और तीसरा आपका ऑप्शन आता है गुप्तकाशी का, जो कि सोनप्रयाग से 45 किलोमीटर पहले आपका पड़ता है गुप्तकाशी। तो गुप्तकाशी से भी हेलीकॉप्टर चलती है। अब यहाँ से अगर बात की जाए कि हेलीकॉप्टर की टिकट का, तो दोस्तों ये ऑनलाइन वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं। जब भी ये पोर्टल ओपन हो तो फटाफट अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए और अपनी टिकट निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक में भी बहुत ज़्यादा सिस्टम चलता है और कई लोग ठग भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से धांधली चलती है। तो दोस्तों बेहतर होगा और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप हेलीकॉप्टर की टिकट स्वयं निकालें और ऑनलाइन निकालें। ऑफलाइन के चक्कर में ना रहें, क्योंकि ऑनलाइन का चक्कर सिर्फ 10% होता है और 90% टिकट जो बिकती है वो आपकी ऑनलाइन बिकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी हेलीकॉप्टर सर्विस मिलती है। कॉस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों तो सिरसी और फाटा से लगभग आपकी हेलीकॉप्टर टिकट 5000 से 5500 की पड़ेगी। वही अगर आप गुप्तकाशी से लेते हैं तो लगभग आपका जो किराया रहेगा हेलीकॉप्टर का वो आपका 8000 रुपए रहेगा। ये जो किराया दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये टू एंड फ्रो का है, यानी आने और जाने का है। इस केदारनाथ की यात्रा में हेलीकॉप्टर बुकिंग वन वे नहीं होती है, केवल आपको आने और जाने का होता है। भले आप पैदल वापस आ जाइए लेकिन आपका पैसा पूरा ही लगेगा। तो दोस्तों ये रहा डे नंबर 2 का बात। तो हम डे नंबर 2 में पहुंचते हैं लगभग शाम के 6 से 7 बजे के बीच में हमारे केदारनाथ प्रांगण में। अब यहाँ पे आपको होटल्स की बात की जाए तो अगर आप स्टे लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना 10 से 11 घंटे का ट्रैक करके आए हैं, तो आपको थकान तो जाहिर सी बातें होगी। अब अगर आपको थकान होती है तो होटल्स चाहिए। होटल्स के लिए यहाँ पे आपके पास यानी कि एकोमोडेशन के लिए 2 ऑप्शन आते हैं। पहला तो आता है कि केदारनाथ मंदिर प्रांगण के आसपास ही आप होटल्स ले लीजिए। ज्यादा होटल तो देखने को नहीं मिलेंगे, पर ये मान के चलिए कि 30 से 40 होटल तो आपको वहां देखने को आराम से मिल जाएंगे, जिसका किराया दोस्तों 2500 से 3000 रुपए एक व्यक्ति का होता है। यदि आप एक रूम लेते हैं और उसमें अगर आप 3 व्यक्ति रुकते हैं तो भी आपका शुल्क 2500 से 3000 रुपए पर पर्सन लगेगा। इसमें आपका 2 टाइम का खाना भी ऐड रहेगा, यानी कि डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट, ये इसमें ऐड रहेगा। और यहाँ की बुकिंग आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी, यहाँ की बुकिंग आप ऑनलाइन करा लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी जो होटल्स की बुकिंग होती है वो मैक्सिमम ऑनलाइन होती है। तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दूसरे ऑप्शन की, वो है आपका टेंट ऑप्शन, यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम, जो कि उत्तराखंड का टूरिज्म बोर्ड है। जीएमवीएन के भी वहां पे टेंट है, वहां टेंट में भी आप रुक सकते हैं। वहां पे भी आपको कॉटेजेस मिलते हैं, सर्वरोही कॉम्प्लेक्स है, वहां पे नंदी बेस कॉम्प्लेक्स है। इन सब जगहों में टेंट जीएमवीएन के लगे होते हैं। आप जीएमवीएन की वेबसाइट में जाके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं यदि आप जीएमवीएन का टेंट चाहते हैं तो। अदरवाइज आप प्राइवेट टेंट भी मिलेंगे और साथ ही साथ होटल्स तो खैर वहां है। एक चीज आपको बता दूं दोस्तों कि मंदिर के आसपास आपको केवल और केवल प्राइवेट होटल्स ही देखने को मिलेंगे। वहां किसी भी तरीके का जीएमवीएन का कोई भी ट्रस्ट का वहां पे होटल्स नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी के साथ ही साथ खाने का, कि यदि आप टेंट में रुके हैं तो आपको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी।
दोस्तों खाने के लिए वहां पे अन्नपूर्णा प्रसादालय यानी कि अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, जो कि GMVN के द्वारा वो संचालित किया जाता है। 200 रुपए में थाली होती है जिसमें आपको दाल चावल रोटी सब्जी ये प्रोवाइड कराएंगे और आप खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, तो आप वहां से जाके अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी कि डे नंबर 2 में हम फाइनली रात में पहुंचते हैं केदारनाथ और उस रात हम वहां विश्राम करते हैं। अर्ली मॉर्निंग यानी कि डे नंबर 3 में दोस्तों आपको सबसे पहले 4 बजे उठिए और स्नान करके आप लग जाइए महादेव के दर्शन करने के लिए लाइन में। दोस्तों लाइन में लगिए, वहां पे हो सकता है कि आप आरती में भी सम्मिलित हो जाएंगे यदि आप टाइम से लग जाते हैं तो, क्योंकि आपकी वहां आरती जो होती है वो लगभग 5 बजे मॉर्निंग की होती है। तो दोस्तों आप वहां पे लाइन में लगिए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, जय केदार जय भोलेनाथ का नारा लगाते हुए आप मंदिर प्रांगण में पहुंचिए, आप दर्शन कीजिए। दर्शन करने के पश्चात आप वापस अपनी सामान बांधिए, होटल्स में जाइए और ब्रेकफास्ट करके आप निकल पड़िए वापस सोनप्रयाग के लिए। कुल मिला के अब आपको पद यात्रा करते हुए वापस भी आना है। यदि आपका योजना घोड़े खच्चर से है तो आप घोड़े खच्चर से भी वापस आ सकते हैं। वापस आने में दोस्तों अगर आप पैदल आते हैं तो आपको मान के चलिए 6 घंटे का समय लगेगा। यदि आप घोड़े में आते हैं तो आपको 5 घंटे का समय लगेगा, और यदि आपकी हेलीकॉप्टर वाले हैं तब तो खैर बात ही नहीं, आप 14 मिनट में वापस अपने फाटा या सिरसी या फिर गुप्तकाशी पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये बातें थी कि हमारा डे नंबर 3 में हमने दर्शन करके हम वापस नीचे आ गए। हालांकि आप डे नंबर 3 में जब दर्शन करने के बाद केदारनाथ स्वामी जी के दर्शन करने के पश्चात आप जा सकते हैं, वहां पे एक और मंदिर है जिसको भैरव मंदिर बोला जाता है। तो दोस्तों भैरव मंदिर जाने के लिए आपको लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो कि हमारे केदारनाथ से हल्की ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। वहां भी आप जाइए, ज्यादा टाइम नहीं लगता, वहां में आप 15 से 20 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। वहां जाके भैरव जी के भी दर्शन कीजिए और भैरव जी के दर्शन करने के बाद आप वापस अपने सोनप्रयाग के लिए आ सकते हैं और आप शाम तक पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आप उस रात अपना स्टे बना लीजिए। अगली सुबह यानी कि बात करते हैं हम डे नंबर 4 की। तो दोस्तों डे नंबर 4 में आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, फ्रेश होइए और आप निकल पड़िए अपनी अपनी यात्रा वापस जाने के लिए यानी कि हरिद्वार के लिए। तो दोस्तों या तो आप हरिद्वार जा सकते हैं या फिर आप देहरादून जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि यदि आप बस से जाना चाहते हैं वापसी, तो फिर दोस्तों आप जा सकते हैं वहां पे सोनप्रयाग या फाटा से आपको बसेस मिलेंगी और आप पहुंचेंगे सीधे ऋषिकेश या फिर हरिद्वार। लेकिन देहरादून के लिए आपको बसेस उतनी अच्छी कनेक्टिविटी या फिर ना के बराबर कनेक्टिविटी है, तो देहरादून के लिए आपको ऋषिकेश उतर के ही देहरादून जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट बसेस नहीं चलती है सोनप्रयाग से। तो दोस्तों इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन रही आपके कि सोनप्रयाग हमको कैसे पहुंचना है और हमको केदारनाथ यात्रा कैसे करना है, कितने दिन का प्रोग्राम होगा। तो दोस्तों 3 नाइट 4 डेज का ये बेसिकली प्रोग्राम होता है, जिसमें आपका केदारनाथ यात्रा, केदारनाथ धाम पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाता है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि इस केदारनाथ यात्रा को करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर भी जैसा रश बढ़ा था और इस साल के भी रश के हिसाब से आपका जो सबसे बेस्ट टाइम होता है दोस्तों वो होता है सितंबर और अक्टूबर का महीना, क्योंकि उस टाइम पे दीपावली का पर्व होता है, उस टाइम पे वैकेशंस नहीं होते हैं, तो भीड़ बहुत ज्यादा कम होती है। यानी कि आप आराम से यात्रा कर लेंगे, पैकेज कॉस्ट भी आपका सस्ता पड़ेगा, आपको होटल्स भी सस्ते मिलेंगे और बिना रश के आपको दर्शन करने का कुछ अलग ही आनंद आएगा। तो सबसे बढ़िया समय की बात की जाए तो सितंबर अक्टूबर का है। ये वही यदि आप वैकेशन में ही आना चाहते हैं, बच्चों के साथ आना चाहते हैं, फैमिली के साथ आना चाहते हैं, तो फिर आप मई और जून को भी प्रीफर कर सकते हैं। मॉनसून को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड जैसे समस्या हो जाती है, खास करके फाटा से लेके सोनप्रयाग गौरीकुंड तक के रास्तों में। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी केदारनाथ यात्रा करनी है और कौन सा बेस्ट टाइम होगा, ये सारी चीजें आपको जानकारी थी। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम बात करते हैं कि इस केदारनाथ यात्रा को करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप सिर्फ केदारनाथ यात्रा करते हैं और यदि आप बजट होटल में रुकते हैं, बस से ट्रैवलिंग करते हैं, तो दोस्तों मान के चलिए कि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से 8 हज़ार रुपए पर पर्सन आएगा और आप पूरी अपनी केदारनाथ यात्रा को कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि वहां पे होटल एकोमोडेशन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, खाने का कॉस्टली पड़ता है, ट्रांसपोर्टिंग तो थोड़ा सा फिर भी नॉमिनल रेंज में हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी ये बजट ट्रिप थी। और यदि आप पैकेज लेके घूमना चाहते हैं तो फिर आपका खर्चा लगभग 10 से 10.5 हज़ार रुपए एक आदमी का आएगा और आप 3 नाइट 4 डेज की अपनी केदारनाथ यात्रा कर लेंगे। वही है। तो दोस्तों ये रहा केदारनाथ यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।